पार्लियामेंट्री। अब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम, पेज नंबर कौन सा है? 138। ओके, पेज नंबर 138 निकालो। इसे निकाल लिया सर। कुछ वीडियो देखे निशान घर पे देखे थे? ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, कुछ हम लोगों ने देख लिया था इसमें। सिस्टम, ठीक है, बात नहीं करो। लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर लेजिस्लेचर होता है एंड एग्जीक्यूटिव, संसदीय कार्य प्रणाली, विधायिका एंड कार्यपालिका। संसदीय कार्य प्रणाली, संसद कैसे कार्य करती है? पार्लियामेंट्री, ठीक है, दैट इज विधायिका। विधि का मतलब कानून होता है, और विधि से ही विधान बना है, और जो विधान सबके लिए समान उसे संविधान कहते हैं। कार्यपालिका जो काम करता है, जो ये कानून बना है उसको जो एग्जीक्यूट करता है, करे, अमल में लाए, उसे कार्यपालिका। So whatever laws is made by legislature is promulgated by executive. तो प्रॉमल उसको अमल में लाना। अमल मतलब अमल का मतलब है इट, उसका निष्पादन करना। आपने वो जो पी से बोला और निष्पादन। जो अमेंडमेंट होता है वो भी सेम ही होता है क्या दोनों? है तो जो आपने एक पी से वर्ड बोला अभी, प्रोमलगेशन, प्रोमलगेशन का मतलब है अमेंडमेंट सेम होता है क्या? नहीं, अमेंडमेंट तो संशोधन होता है। चलो, तो अब हम इन सब चीजों को देखेंगे कि डू यू नो दैट गवर्नमेंट हैज 3 इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट के 3 स्तंभ होते हैं। कौन कौन से? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव Judiciary. एंड जुडिशरी। नाउअडेज मीडिया इज आल्सो अ पावरफुल पिलर ऑफ एनी गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम रिमाइंड करती है, लोगों को अवेक करती है, और डेमोक्रेसी को अलाइव रखती है। और इस तरीके से द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी का 4th स्ट्रॉन्ग पिलर है, वो क्या है? मीडिया। दैट इज मीडिया। मीडिया का मतलब है एनी मीडियम बाय विच वी नो। सो एंड गवर्नमेंट हैज 3 इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट हैज 3 इंस्टीट्यूशन। 3 इंस्टीट्यूशन है। कौन कौन से? सर इसमें जुडिशरी की बात क्यों नहीं की? इंस्टीट्यूशन होगा, अलग से पढ़ाएंगे वो। तो पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा क्या है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, और तीसरा जुडिशरी। चलिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव and judiciary. Nowadays the 4th pillar is also there. वो उसे क्या कहेंगे? मीडिया। चलिए, संचार तंत्र। अब हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ए मियर लॉयर्स डॉक्यूमेंट, इट इज ए व्हीकल ऑफ लाइफ एंड स्पिरिट इज ऑलवेज द स्पिरिट ऑफ एज। दैट इज अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट, जो सबसे पहले लिखा गया है। सिर्फ ये नहीं समझना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन की एक लॉयर्स डॉक्यूमेंट है, लॉ के लिए है। कॉन्स्टिट्यूशन किसी देश की आत्मा होती है। अगर किसी देश का कॉन्स्टिट्यूशन जिंदा नहीं रहता, तो जैसे अभी हम देख रहे हैं कि जनरल आसिफ मुनीर जो पाकिस्तान के हैं, उन्होंने बोल दिया है कि वॉट एवर इज द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उस इट इज टेकन बाय मी, उन्होंने उसकी पावर्स ले लिए। तो जब संविधान में कोई एक इंस्टीट्यूट या एक पिलर दूसरे की पावर को ब्रीच करता है, तो क्या ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है कि उसके समर्थन में? उसके खिलाफ। इट इज द फंडामेंटल सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट चला जाएगा। So power is clearly segregated and distributed among pillars of democracy so that
देयर इज ए बैलेंस अमंग वेरियस पिलर्स। अगर कोई एक पिलर कमजोर कर दोगे तो उस बिल्डिंग का क्या होगा बताओ। एक बिल्डिंग 4 पिलर पे खड़ी है और तुम सारी जुडिशरी की पावर ले लो, एक पिलर की ईंटें हटाने लग जाओ, तो बताओ हैं स्टेबल ही नहीं को बिल्डिंग भी गिर जाएगी। क्योंकि अगर 4 पिलर पे बिल्डिंग खड़ी है और you cannot, it should be equally distributed so that they counter balance each other। वे एक दूसरे को क्या करती हो, काउंटर बैलेंस करती हो, एक दूसरे को और मजबूत करती हैं। तो इसलिए सभी पिलर्स को जो जो शक्तियां दी गई हैं उसको किसी को ब्रीच नहीं करना चाहिए। ब्रीच का मतलब तुम समझते हो, किसी की शक्तियां खुद ले लेना। अब उसके पास इतनी बड़ी सेना है आसिम मुनीर के पास पाकिस्तान में, तो सोचता है कि उसने अभी इमरान खान को मरवा दिया, प्राइम मिनिस्टर को, मिलिट्री के अंडर में है कि नहीं, तो इसलिए वहां पर अब नाम की डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी के एथिक्स किसमें है, कॉन्स्टिट्यूशन में। और कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा किनको करनी चाहिए सभी। सर पाकिस्तान में सर कभी क्या बोलते रिलीजियस ऊपर हो जाता है कभी। शायद से वो है। हाँ तो अब देखो अगले पेज पे आइए। अगले पेज पे आपको क्या दिख रहा है, द ग्रेट स्टूडेंट्स ऑफ द नालंदा विद्यालय वन ऑन स्कूल ट्रिप टू दिल्ली उषा, दैट इज सुखविंदर, अंजलि, जॉन एंड फरीदा वर स्पेशली एक्साइटेड टू विजिट द न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग। ये सब लोग कहाँ चले गए बताओ, पार्लियामेंट्री बिल्डिंग। इस ये नई पार्लियामेंट्री बिल्डिंग दिखाई जा रही है। पहले की आप लोगों को पता है गोल की है, उसके उसमें बहुत सारे पिलर्स थे, अब ये ट्रायंगुलर टाइप है। सो वो कर्व ट्रायंगुलर है, वो मतलब उसके कौन साइड से वो कौन साइड है द 3-sided डिजाइन रिफ्लेक्ट्स बैलेंस इंक्लूसिवली एंड पर्पस। क्योंकि हमारे डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स हैं तो ये भी ट्रायंगुलर टाइप ही बना दिया। अच्छा, इट इज आल्सो यूजेस ग्रीन कंस्टिट्यूशन कटिंग, इट यूजेस ग्रीन कंस्ट्रक्शन कटिंग इलेक्ट्रिसिटी यूज बाई 30%। इन्होंने ये जो बिल्डिंग बनाई है सोलर पर रन कर रही है और इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी इसमें कम हो गई, तो इसलिए ग्रीन कंस्ट्रक्शन है, इसमें बाहर से इलेक्ट्रिसिटी कम है। और इसके अंदर जाने पे इतनी भव्य बिल्डिंग है कि हमारा पार्लियामेंट्री बिल्डिंग कई देशों के संसद भवन से ज्यादा सुंदर। ठीक है, तो ये नया संसद भवन, इसमें जो हमारे पुराने 5000 साल के इतिहास है सबके स्कल्पचर्स रखे हुए हैं जो मकराना मार्बल्स में बने हुए। मकराना यही जो यहाँ मंडोर के पास जो मार्बल निकलता है ना, जिससे ताजमहल बना हुआ है, उसी मकराना मार्बल से वो स्कल्पचर्स बने। देख लो अगले चित्र में तुमको बहुत सारे स्कल्पचर्स दिखाई दिए जाएंगे। Inside they saw wall decorated with carvings, peacocks, lotus। उसमें अलग अलग है, हंस द्वार है तो कोई पवन द्वार है, कोई मकर द्वार है, ऐसे बहुत सारे डोर्स हैं और उन सब के अलग अलग नाम रखे गए हैं। नाउ पीकॉक्स, लोटस और क्या है, ट्राइबल आर्ट, टेम्पल पैटर्न एंड फ्रीडम फाइटर्स। जो हमारे देश के स्मृति चिन्ह है जो ट्राइबल्स है उनको पूरी इसमें रिस्पेक्ट दी गई है। इट फील्स लाइक ए म्यूजियम ऑफ इंडिया। अब आगे देखिए, द अशोकन एम्बलम, इसमें जो सिंह है उसको दहाड़ता हुआ दिखाया गया है, बीच वाले सिंह को। जो पहले 4 सिंह थे उनमें कैसा था बताइए, सिंह को मुंह बंद किए हुए दिखाया था, लेकिन यहाँ सिंह में थोड़ा परिवर्तन किया गया है। जो पहले के एम्बलम हुआ करते थे ना, जो अशोक चिन्ह का है, तो इसमें सिंह को एग्रेसिव दिखाया गया कि भारत का शेर, अगर मान लीजिए कोई देश हम पर हमला करेगा तो हमारा शेर चुप नहीं रहेगा, इस चीज को सिंबलाइज। तो आप देख रहे हैं कि इसका मुंह खुला हुआ है, कुछ अलग लग रहा है। 4 ही क्यों होते हैं, मतलब 4 दिशाओं में 4 सिंह है, अगर उसका इसका में कोई बताएगा तो बताएंगे, वरना अशोक के समय में थे ये शेर है। और नीचे बैल का चित्र भी है, देखो अशोक इसका मुंह तो बताएंगे। Now this new building houses so many ancient symbols. Exactly, democracy must look ahead but never forget its root. हम कितना भी आगे बढ़ जाएं, हमको अपनी जड़ नहीं छोड़नी चाहिए। हम जिस जहाँ पर खड़े हुए हैं, हमें उस पोडियम को, उस फील्ड को छोड़ना नहीं चाहिए। तो इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी शुड नॉट फॉरगेट इट्स रूट। हमारा जो ग्रेस है वो हमारे अच्छे होने पे नहीं है, हमारे कल्चर कितना एंशिएंट है, कितना बेटर है, उस पर हमारा ग्रेस निर्भर करता है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? किसी एक के अच्छे होने से नहीं है। इट इज द कल्मिनेशन, मतलब एक तरीके से पूरा संग्रहित इतिहास है। अगर सबको इकट्ठा कर दो, कल्मिनेशन का क्या मतलब होता है? दैट इज एग्रीगेट।
सबको सामूहिक इतिहास कर दो, उसमें अशोक भी आते हैं, उसमें भगवान राम भी आएंगे, उसमें महाभारत के कृष्ण के गीता के उपदेश भी आएंगे कि इंसान को सोते नहीं रहना चाहिए, अगर अन्याय है तो उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। भगवान राम की मर्यादा भी आएगी, गुप्त साम्राज्य भी आएगा, समुद्रगुप्त भी आएगा, अशोक के चिन्ह भी आएंगे। और इसके अलावा अगर कोई ट्राइबल जो हमारे यहाँ चोल, चेदी, पल्लव और बहुत से तुम्हें मालूम है कि असम के अहोम्स हैं, उन सब का भी रिस्पेक्ट होगा। डिफरेंट ड्रेसेस का रिस्पेक्ट होगा कि कहाँ का क्या अटायर है। हम जो पहनते हैं उसको अटायर कहते हैं। क्या कहते हैं? सो एवरी अटायर, यहाँ पर किसी की चीज़ की मौखरी नहीं बनानी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले जब इंग्लैंड में स्कॉटलैंड का मर्जर हुआ तो वहाँ के लोग हंसने लगे स्कॉटलैंड के अटायर को देखे, देखो कैसे बैंड बाजे वाले आ गए। अगर तुम तो स्कॉटलैंड आज वहाँ की स्थिति ये हो गई है कि स्कॉटलैंड इंग्लैंड से अलग होना चाहता है। तुमको मालूम होना चाहिए भारत में 567 डिफरेंट रियासतों का विलय हुआ, वहाँ 567 राजा थे, लेकिन इंडिया ने सबको एम्ब्रेस किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और सबकी जो झांकी होती वो निकाली जाती है। और हम लोग देख देख कर हर भारतीय खुश होता है कि ऐसी डाइवर्सिटी वर्ल्ड में कहीं नहीं है। अगर तुम पूरे यूरोप में घूम जाओ तो तुमको वहाँ का एक जैसा खाना, एक जैसा अटायर मिलेगा। वहाँ बर्गर और फिंगर चिप्स के अलावा कुछ नहीं है, जबकि यहाँ स्टेट टू स्टेट खाना बदल जाता है, अटायर बदल जाता है, तो हर चीज़ बदल जाती, कल्चर बदल जाता है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया के लिए यूज़ किया हुआ एक सही टर्म, क्योंकि हम डाइवर्सिटी को एंजॉय करते हैं, जबकि दूसरी जगह डाइवर्सिटी का मजाक उड़ाया जाता है। So we are in habit of, we are having inclusive culture. हमारे यहाँ जो आता जाता है हम उसको वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा एव कुटुंबकम, पूरी धरती ही हमारा कुटुंब है, हमारी फैमिली है। जिसका सोचना ऐसा हो, जिसकी जड़ें ऐसी हो, तो उस देश की जो कल्चर होगा वो इंक्लूड करता गया और हमारा कल्चर रिच होता गया। हमने अपने कल्चर को रिच किया, दूसरों ने अपने कल्चर को एंडेक्स करके काट के बिल्कुल एक तरीके का, एक कलर का कर दिया। हम मल्टी कलर्ड, मल्टी डायमेंशनल, मल्टी कल्चरल, मल्टी लिंगुअल एक नेशन, जिसमें एक नेशन में कई नेशन, ऐसा कहा जा सकता है। दूसरे कई देशों की सभ्यता यहाँ है, हमारे यहाँ पाई जाने वाली डाइवर्सिटी भी सबसे ज़्यादा, बायोडाइवर्सिटी जितने ज़्यादा। एक पूरे विश्व में एक ही ऐसा देश है जहाँ शेर और चीते दोनों मिलते हैं, और कोई देश नहीं विश्व में कि जहाँ शेर भी हो और चीते भी हो। अभी थोड़े दिन ही पहले गिर के जंगलों में 12 शेर एक ही जगह बैठे थे गुजरात। वो तो अलग अलग रीजन के राजा होते हैं, वहाँ तो गिर बनाए। अब आगे देखो तो तुमने देखा यहाँ शेर दहाड़ता हुआ दिखाया गया है। एग्जैक्टली, डेमोक्रेसी मस्ट लुक अहेड बट नेवर फॉरगेट इट्स रूट्स। हमें अपने रूट्स को नहीं भूलना चाहिए। अब जरा इंट्रोडक्शन देखो। इंडियाज इंडिपेंडेंस वाज अचीव्ड थ्रू ग्रेट सैक्रिफाइस ऑफ मैनी पीपल ऑफ कंट्री, ये सब तो हम जानते हैं। सो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन दिस न्यू इपोक ऑफ आवर नेशन वाज ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले आपको मालूम है कि जब हमारे देश में आज़ादी मिली, तो आज़ादी कब मिली? 90s। That on 15th August 1947 India got independence। क्या अतिरिक्त हमने जब इंडिपेंडेंस पाया तो क्या हमने ब्रिटिश के रूल्स रेगुलेशन और उनके कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया? उसके बाद जानकारी इसका मतलब जो वो भी वही बोल रहे हैं, दोनों एक ही बात बोल रहे हैं कि हमने 2 साल 11 महीने 18 दिन ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन। और बड़ी बात बताइए उसके बाद हम लोगों में क्या हुआ, एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई। ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई वो हमें आज़ादी मिलने के बाद बनाई गई कि हमें आज़ादी मिलने से पहले? ये सही, पहले दोनों सही बता दें। ये सब जानकार व्यक्ति स्कूल में पढ़ाएगा और चीज तो पता पहले बना, बहुत बड़ी बात। अब जैसे देखो कि हमें ये पता चल गया था कि 47 में हमें आज़ाद होना है, 46 में अंग्रेजों ने कहा भाई अपना प्रयास शुरू कर दो। अब उन्होंने एक संविधान समिति बना दी। क्या बना दी? एक ड्राफ्टिंग कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेगी। जब हमारे यहाँ 47 में
47 में जब हम आजाद हुए तो उस समय जो संसद भवन में बैठने वाले लोग थे उनको सांसद कहते हैं, दैट इज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो उस समय की पार्लियामेंट कैसी रही होगी बताओ? सर वो पहली बन गई थी क्या? ये देखो 1920 में बनी थी। इस तरीके से हमारी पार्लियामेंट थी। सर वो पिछले में दिया हुआ है ड्राइंग उसके। ये देखो ये हमारी पहले की पार्लियामेंट है जो ऐसे दिखती थी। सर ये है क्या यहाँ पे जो लिखी हुई है? पहले की पार्लियामेंट ऐसे बनी ऊपर दी है, ठीक है, ओल्ड पार्लियामेंट। तो इसको संसद भवन कहा जाता था। क्या कहते थे? सर पूरा सर्कल है इतना बड़ा। संसद नहीं, भवन। अभी वो पहले उसको भी वही कहते थे, अभी वाले को वो संसद भवन कहते हैं और पुराने का नाम चेंज किया। नाम चेंज कर दिया तो वो अब आर्काइव्स हो गया है, मतलब वो एक संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाए। संविधान सदन। संविधान सभा सर पूरा इतना बड़ा तो इतना बड़ा पूरा कर्व था। बहुत बड़ा करता। अब इसमें देखो आधे में क्या थी? राज्यसभा, और आधे में क्या थी? लोकसभा। लोकसभा। और जो इसमें इंडिपेंडेंस के बाद सांसद बैठे वो कब चुने गए थे? बोलो। 1939 में चुने गए थे। 1939 में चुने गए थे। और ठीक है, उसके बाद फिर चुनाव 50 में हुए। कब हुए? जब हम आजाद हुए, जब हमें नया संविधान मिल गया तो उसके बाद फिर हमने कितने साल, 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हमने अपना संविधान तैयार कर लिया। सो ये लिखो नाउ। आगे क्या लिखा गया है? सर घंटे में बोल ही देते हैं। अभी बता दे रहा हूँ। सो अवर नेशन वाज द फर्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेप। जब हम आजाद हो गए तो क्या अब हमें ब्रिटिश के रूल को फॉलो करना था कि हमारे नए रूल्स होने चाहिए जो हमारे एथिक्स को फॉलो करें? क्योंकि ब्रिटिश के ज्यादातर जो रूल्स थे वो ब्रिटिश फेवरिंग थे। वो कैसे थे? अपीजमेंट पॉलिसी। अपीजमेंट पॉलिसी जानते हो? तुष्टीकरण। कि अगर मान लो अगर ब्रिटिश के लिए अलग कानून थे जहाँ ब्रिटिशर्स रहते थे और इंडियंस के लिए अलग कानून थे, इस फेवर में थे। इसको अपीजमेंट कहते हैं। कैसी पॉलिसी कहते हैं? अपीजमेंट की एक के लिए अलग और दूसरे के लिए। तो क्या ऐसे कानून चल सकते थे इंडिया में? तो अब हमें नए कानून चाहिए थे। सो फॉर दैट अ ड्राफ्टिंग कमेटी सेट टू डिसाइड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब जरा देखिए कि सर हमारी जो क्या बोलते हैं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ब्रिटिश से इंस्पायर हुआ है ब्रिटिश के। हाँ चलो ये एफर्ट्स होता है। अभी बता रहे हैं। नाउ some important facts about making of our constitution. सर कोई है? Sir? हाँ, आगे। लिखिए। अब ये देखो नाउ देखो अवर कॉन्स्टिट्यूशन देखिए it took 2 years 11 months and 18 days for making of our constitution। बोलो। सर फर्स्ट एमपी कब बने थे? फर्स्ट एमपी वो सारी बातें बता रहा हूँ, सब लिखा रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए 1936 बोला या 1939 बोला? 39। अभी मैं लिखा दे रहा हूँ, नेक्स्ट लेके लिखूंगा। सही बात है, जो लिख रहा हूँ वही लिखो। इट टुक कितना समय लगा अंशुमन? 2 साल 11 महीने और 18 दिन फॉर मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। 2 years 11 months and 18 days months 18 days for making of our constitution। अब ये देखो now that इसको बनने में कब बनकर तैयार हो गया? So it got prepared। देखो it got prepared on 26th November 1949। क्या हुआ? 26 नवंबर 1949। तुमको ये बात मालूम है कि 26 जनवरी और 1930 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 26 जनवरी को कि भारत एक पूर्ण स्वराज है। सो हमें 26 नवंबर को ये बन गया था। कब बन गया था?
लेकिन हमको तो एक अच्छा दिन चाहिए था जिसको कि हमें देश को सौंपा जाना था। तो अब जरा सोचो, मैं इसको ऐसे लिखूं कि 19 कितना हो गया 26 नवंबर और 1949 और यहाँ लिखो 15 अगस्त और 1947। बोलो बात समझ आ गया? तो डेज, अगर पहले डेज देखो ये कितने दिन हो गए, यहाँ पर 26, चलो 11 डेज हो गए। इसका मतलब है आगे पीछे ड्राफ्टिंग कमेटी बैठी होगी। नवंबर और अगस्त में देखो, नवंबर 11 महीने होते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ जनवरी लिखें, अगर हम जनवरी से लेंगे तो कितना हो जाएगा 1950। अब ये देखो दैट इज यहाँ पर निकालने की क्या कोशिश कर रहे हो? वो करंट को निकाल रहे हैं कि कितना टाइम बचा। अब ये क्या है, ये 08 है, सही है। अगस्त लिया हम, 15 अगस्त को आजाद हुए। तो यहाँ 1 साल कैरी लो, इससे क्या लो, क्योंकि 1 से तो 8 नहीं माइनस हो सकता ना। तो हम क्या कर रहे हैं बताइए, माइनस करके निकाल रहे हैं। तो 12 इसको जोड़ो 13 हुआ, तो 1 साल कैरी ले लिया। कैरी लेते ना इधर से, अगर ये कम पड़ता तो इधर से कैरी लेते। तो अब जरा देखो 13 है और ये कितना है 1, तो इससे कितना हो जाएगा, इससे नहीं आएगा। इसका मतलब है हम 15 अगस्त को हमारी संविधान सभा नहीं बैठी थी। तो अब हमें ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि 13 में से 8 जाने में कितना बच रहा है 5 महीने, और यहाँ 2 साल 5 महीने 11 दिन, और हमने कितना लिखा है 2 साल। इसका मतलब है हमारी संविधान सभा हमारे आजाद होने से पहले ही बैठ गई थी। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो उस चीज का भी हम देखते हैं कब बैठ। पहले कैसे बैठ गई सर? पहले ऐसा बैठ गई थी, किसी देश को आजाद करना, उन्होंने ड्राफ्ट करना शुरू कर दिया था। हम लोगों ने एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई। ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब समझते हो? जब तुम अपनी एप्लीकेशन लिख के मैम के पास ले जाते हो कि मैम मेरी ये लीव एप्लीकेशन है, तो कहती हैं कि ऐसे ऐसे करो और शिवांग ये गलत है, जाओ फिर से इस बार लिख के लाओ और फिर से पेंसिल से लिख के लाना। जब 2-3 बार तुम पेंसिल से लिख के अमेंड करते हो तो मैम उसको अप्रूव कर देती हैं कि अब तुमने सही लिखी है, अब इसको तुम पेन से लिख लो। तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जाता था। क्या किया जाता था? जब सारे उसका काफी समय तक लोगों ने डिस्कशन किया कि हमारा संविधान ऐसा होना चाहिए, हमारा राष्ट्रीय ध्वज, पहले कुछ लोग कहते थे चरखा होना चाहिए, तो कुछ ने कहा अशोक चिन्ह होना चाहिए। उस पर 6 दिन बहस चली। ये 2 साल 11 महीने का तुम मतलब समझ रहे हो? वहां रोज यही बहस होती थी संसद भवन में कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह पक्षी मोर होना चाहिए कि कबूतर। वहां रोज चर्चा चलती थी। अभी हम आपको दिखाएंगे वीडियो में। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा होना चाहिए, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा होना चाहिए, राष्ट्रीय पुष्प कौन सा होना चाहिए, हमारे संविधान में इसकी कितनी सजा होनी चाहिए। एक एक आर्टिकल के ऊपर बहुत डिस्कशन हुआ। हमें अपने हर पॉइंट पे डिस्कशन करना था, क्योंकि अगर हमारा फाउंडेशन वीक हो जाता तो इतने डाइवर्स कंट्री को संभालना मुश्किल हो पाता। तुमको मालूम होना चाहिए कि इसी देश में सिखों ने इंदिरा गांधी की हत्या की और सिख और हिंदू दंगे हुए, लेकिन हमको किसने बचाया इस देश को? इसी संविधान ने बचाया। इसी देश में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए, वो मेरे सामने की बात है, लेकिन हमारे देश को राइट्स में पढ़ने से किसने बचाया? नहीं तो हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाते। लेकिन हिंदुओं ने कहा मुस्लिम से कि हम चलो तुमको सुप्रीम कोर्ट में देखेंगे, और मुस्लिमों ने कहा हम भी तुमको सुप्रीम कोर्ट में देखेंगे। इसका मतलब है दोनों को किस पर विश्वास था? संविधान पर। बोला अदालत में देखें। सुप्रीम कोर्ट तो था, वो भी एक पिलर था। तो ये ऑल जो चीज है, हमको बहुत बुरे बुरे समय पर भी किसने बचा लिया? अगर कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान का भी कॉन्स्टिट्यूशन उसी समय बन रहा था और हमारा भी कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो बना रहे थे वो जमीन में गद्दे पड़े हुए थे, जमीन में बैठ के बना रहे थे, जबकि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बड़ी बड़ी महंगी चेयर पर बना रहे थे। और उन्होंने अपने यहाँ 5 पावर को सुप्रीम पावर माना। कौन कौन सी पावर? 5 पावर को सुप्रीम पावर माना। उन्होंने कभी बोला कि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा हो जाएगा, कभी बोला कि जो आर्मी अफसर है वो सबसे बड़ा हो जाएगा, कभी प्रेसिडेंट बड़ा हो जाएगा, कभी ये बन जाएगा प्राइम मिनिस्टर, और कभी कभी कहा जो रिलीजियस लीडर है वो बड़ा हो जाएगा। आज वहाँ उनके 5 बाप हैं पाकिस्तान के। और आपको मालूम है 3 राष्ट्रपति और 2 प्रधानमंत्री जेल के अंदर है और 4 की अब तक हत्या हो चुकी। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन की नींव खराब हो गई
जिस देश के कॉन्स्टिट्यूशन की नींव खराब होगी उस देश का क्या होगा? उस देश का वही हाल होगा जो पाकिस्तान का। बोलो बात समझ में आई? नहीं, मैं बता रहा हूँ ऐसे ही। ये देखो, ये आप लोग क्या समझते हैं? दिस इज श्रीलंका। जब क्या आपको ये बात मालूम है कि उसी समय 19, ठीक है, हाँ अदर तुम बोलो उसको सिखा रहे हो, यहाँ लोगों को भी बताओ। लेट द क्लास गेट एक्नॉलेज्ड बाय यू व्हेन द श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस। 1948। करेक्ट, ये हर चीज जानता है। आज हम लोग अब जान रही है, पहले जान रहे हैं। देखो बहुत बड़ी बात। तुम उसको पढ़ाना जारी रखो, बाकी क्लास कौन पढ़ा देंगे। आरुष ठीक से समझो, अगर IAS बनना नो। तो जैसा कि अथरेट ने बताया कि उस समय 20% वहां तमिल रहते थे। श्रीलंका की बात कर रहा हूँ। इंडिपेंडेंस कब हुआ? 1948। और 80% कौन थे? सिंघली। ध्यान से सुनो जो अद्रित कह रहा है। अच्छा, मतलब ये श्रीलंका के रहने वाले? हाँ, 80% बुद्धिस्ट थे। कौन थे? बुद्धिस्ट, बुद्ध जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। और 20% कौन थे? तमिलियंस थे। उन्होंने जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो जानते हो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा? एक साल बाद उन्होंने भी बना दिया, हमारे साथ साथ बन गया। उनको बनाने में 8 महीने लगे। उन्होंने कहा जितनी भी सीट्स होंगी वो सब किसको दी जाएंगी? सब बुद्धिस्ट को दी जाएंगी, तमिल को कुछ नहीं मिलेगा। बोले हम मेजॉरिटी में, उन्होंने मेजॉरिटेरियन बना लिया। क्या बना लिया? उन्होंने कहा जितनी यूनिवर्सिटीज हैं सब में एडमिशन सिंघली को मिलेगा, तमिल को कुछ नहीं। अब ऐसा करते गए और उन्होंने अपनी राजभाषा बुद्धिज्म कर दी। अपने सारी सीट पे इसे पढ़ने में इसे सिंघली को, बुद्धिज्म को कंपलसरी कर दिया। और जो ये तमिल से इन्होंने वहां पर LTTE बनाया, दैट इज लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल। और हर तमिल ने बंदूक उठा ली और वहां 80 साल तक सिविल वार चला। सर तो किस बात की आप समझ जाइए, श्रीलंका 99% लिटरेसी रेट है, लेकिन इतने गृह युद्ध से गुजरा है। और ये सब दोष किसका था? संविधान। किसका दोष था बताओ? जो आप समझ लीजिए, अगर फाउंडिंग स्टोन गलत पड़ गया, तुमने जो जमीन में टेढ़ा पत्थर लगा दिया पहला, तो तुम्हारी बिल्डिंग वहीं गिर जाएगी। अब पहला पत्थर मजबूती से रख दिया तो बिल्डिंग उसी पत्थर पर तो है। तो दैट इज द फाउंडिंग स्टोन इफ इट इज रॉन्गली प्लेस्ड। स्टार्टिंग अच्छी होनी चाहिए। इस चीज का हमारे देश ने ध्यान रखा। हमने 6 देशों से संविधान लिया। हमने USA का भी संविधान लिया। हमने, ध्यान दीजिए, हमने USA से संविधान से भी कुछ लिया। और इसके अलावा हमने UK का तो ज्यादातर चीज ले लिया। क्यों ले लिया बताओ? इंग्लैंड का हमने ज्यादातर चीज क्यों ले लिया? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग उससे अकस्टम्ड थे, बहुत से पहले से चला आ रहा था। लेकिन जो गलत था वो हमने हटा दिया। हमने ऑस्ट्रेलिया का लिया, USA का लिया, इंग्लैंड का लिया। इंस्पायर्ड होके हमने एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। एंड इट इज द लॉन्गेस्ट एंड वॉल्यूमेट्रिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, जिसको बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। समझ में आया? तो इसमें जितने अनुच्छेद हैं, आगे आने वाली हर चीज के लिए जब हम संविधान में देखते हैं, वहां पहले से सोच रखा है। आज AI आया है, लेकिन जब संविधान बना था उसने ऐसी चीजों के लिए भी वहां प्रबंधन कर रखे थे कि अगर भविष्य में कोई नई तकनीक आएगी तो वो किसे दी जाएगी, ये आएगा तो ये कैसे होगा। आप समझिए हाउ मच इज द फोरसाइटेडनेस ऑफ अवर ड्राफ्टिंग कमेटी। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है उनका नाम क्या है? ड्राफ्टिंग कमेटी। तो उसमें जो भी 11 सदस्य हैं, उनके हेड कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। तो वो उनके हेड थे। और जहां संविधान आपको दिखा हुआ मिल जाएगा, वहां उनका नाम रहेगा। बोलो बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब है कि अगर संविधान गलत बन गया तो हालत श्रीलंका जैसी भी हो सकती है और पाकिस्तान जैसी भी हो सकती है। लेकिन हम हमेशा अलग अलग संकटों में हमको किसने बचा लिया? संविधान। अगली बात हमने क्या बताया? इट गॉट प्रिपेयर्ड बट इट वॉज प्रेजेंटेड टू कंट्री। ये कब पेश किया गया कंट्री को बताइए? दैट इज ऑन बिकॉज दिस वॉज द डे ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज ऑन 1930। क्योंकि उस दिन हमें 26 जनवरी लिखे। हाउएवर इट वॉज प्रेजेंटेड to country
ये भी कह सकते हो हैंडेड ओवर टू कंट्री, लोगों से कह दिया गया हैंडेड ओवर टू कंट्री ऑन 26 जनवरी 1950। लोगों से कह दिया ये 3 महीने का वक्त दिया जाता है, संविधान पढ़ लो, और 3 महीने के बाद जो गलत काम करेगा इस नए नियम के अनुसार सजा मिलेगी। सर तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बैठ के पढ़ा क्या? बैठ के पढ़ा, उसकी मुख्य मुख्य बिंदु रोज टीवी पर आते थे, ऐसा करने पे ये होगा, वैसा करने पे ये होगा, और जो झंडे पे समोसा रख के खाएगा उसको भी सजा। ये क्या है? कुछ झंडे लोग का अपमान करेगा। झंडे का अपमान करेगा कि झंडा है, चलो पेपर का झंडा लिया, उस पर समोसे खा। ये भी बात है। तो ये बात तुमको समझ में आ गई। तो दिस वो भी था ना 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ था बताइए। 26 जनवरी देखो 1930 on 26 जनवरी 1930 our जो लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर अनाउंस इंडिया एज ए पूर्ण स्वराज, और उसकी मांग कर दी थी कि हमारा स्वराज है कौन सा स्वराज? पूर्ण स्वराज। जबकि ब्रिटिश मैन कह रहे थे हम भी तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम लोग यू आर नॉट सो एबल टू रन योर लार्ज कंट्री ऑन अलोन। और जब वो गए भी तो इंडिया को ऐसा नहीं छोड़ के गए, इंडिया को बोल के गए ये रही तुम्हारी 567 राजाओं की कंट्री, यहाँ कोई इंडिया नहीं, मैं जैसे ही लिया था वैसे छोड़ के जा रहा हूँ, ऐसे बोल के चले गए। उन्होंने काम किया, बोला मैंने तो रिलीजन के बेसिस पर इंडिया पाकिस्तान बना दिया, और इंडिया करके कुछ नहीं है, ये 567 अलग अलग किंगडम्स हैं, मिला सको तो मिला लो, ऐसे बोल के चले गए। लेकिन ये सरदार पटेल थे, इन्होंने क्या किया, हर एक राजा के पास गया, स्किलफुली टैकल किया, विद इन 6 मंथ उन्होंने इंडिया तैयार कर दिया। पहले उनको बोला कि तुमको पेंशन देंगे महंगी, और तुम बस राज करो, सर लालच। तुम हाँ क्या दिया पेंशन, और बाद में वो पेंशन भी डाउन कर दी, बोले बैठो अपने घर। बोलो बात समझ में आई। और धीरे धीरे इंडिया शक्तिशाली हो गया। एक ही मैटर ऐसा था JNK का, जो जवाहरलाल नेहरू ने कहा मैं हैंडल करूंगा, तुम नहीं, उसमें बेड़ा गर्क कर दिया। आज तक किसका? JNK जम्मू एंड कश्मीर, अच्छा तो उसमें उन्होंने बोला 2 विधान 2 प्रधान 2 संविधान, उन्होंने वहां पर उसका अलग संविधान बना दिया। बोले 2 झंडे रहेंगे जम्मू कश्मीर के, और वहां का प्रधानमंत्री अलग है। बाद में मोदी आए, उन्होंने कहा कुछ नहीं चलेगा, धारा 370 टाइप, बोला सब एक ही चलेगा। बात समझ आई कि नहीं? सिक्किम पहले कई देश फिर हमारे लोगों से प्रभावित होकर ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बाद में जुड़े, बोले भारत तो बहुत अच्छा है, हम भी भारत से जुड़ेंगे। वो आ गया वहां का राजस्थान भी जोड़ लो, सिक्किम आ गया, असम आ गया, अरुणाचल आ गया, वो जुड़ते चले गए, गोवा वो सब फिर बढ़ता ही चला गया भारत। अब नेपाल भी कह रहा है हमें जोड़ लो, इधर म्यांमार कह रहा है, लोग वो टाई अप कर रहे हैं कि हम भी जुड़ जाएं। अब लेकिन जुड़ने की जो शर्तें पालन करेंगे तो नेपाल जुड़ जाएगा, ये 1 साल के अंदर होगा। हाँ अब ये देखो, क्योंकि वहाँ जंजी का भी ऑपरेशन चला है, वो संभाल नहीं पा रहे हैं, और चाइना का वहाँ पर प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि 26 जनवरी एक शुभ दिन था, और उस दिन हमने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। इसलिए भारत के लोगों को क्या माना गया, ये पेश किया गया। और बताओ हमारे संविधान का सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। करेक्ट, दैट इज प्रेसिडेंट। इसलिए उस दिन प्रेसिडेंट की फ्लैग होइस्टिंग, कौन सा? समझ आई बात की नहीं? फ्लैग होइस्टिंग, झंडा फहराना। एक है अनफर्लिंग, एक है होइस्टिंग। जब फूल हो, अनफर्लिंग का क्या मतलब है कि नीचे से झंडा ऊपर चढ़ाना। 15 अगस्त में नीचे से झंडा ऊपर चढ़ाया जाता है। क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि हमने ब्रिटिश का उतारा था, अपना चढ़ाया था। 15 अगस्त को जब तुम जाओगे तो मोदी जाएंगे वहां करने, और जब 26 जनवरी को तो वहां कौन खड़ा रहेगा? द्रौपदी मुर्मू, प्रेसिडेंट। क्योंकि हमारे संविधान में फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया किसे माना गया? प्रेसिडेंट। उसी के अंदर में सारी फोर्स है। तो ये बात है। तो वो सिर्फ उसमें फूल बंधे होते हैं, फूल को खोलता है, वो चढ़ाता नहीं है। उसको समझ में आ गई बात की नहीं? तो ये दैट इज अनफर्लिंग, उसको अनफर्लिंग कहेंगे। और होइस्टिंग का मतलब चढ़ाना। 15 अगस्त को होइस्टिंग होती है, 26 जनवरी को अनफर्लिंग। समझ में आ गई बात? अनफर्लिंग जैसे झंडा है, होइस्ट का मतलब चढ़ाना। ये झंडा है और ये झंडा यहाँ पर चढ़ता चला जाए, तिरंगा। तो इस चीज को क्या कहते हैं? ये चरखी यहाँ पुली लगी हुई ऐसे, तो ये चीज ये चढ़ती चली जाए, नीचे चली जाए, इसको कहते हैं होइस्टिंग। और होइस्टिंग कब होता है? होइस्टिंग 15 अगस्त, क्योंकि उसी दिन हमने ऊपर चढ़ाया भी था।
और अनफर्लिंग का क्या मतलब है कि झंडा वही है और उस झंडे में फूल है, कमल गुलाब सारे भरे हुए हैं, और हम सिर्फ इसको गांठ को खोल दें तो ये फिर लहराने लगे। समझ आया? इस चीज को क्या कहते हैं? अनफर्लिंग। अनफर्लिंग कौन करता है? प्रेसिडेंट। खैर हम लोगों को इन सब चीजों से क्या मतलब, हमें तो ये कहना था कि भारत के संविधान को कब सौंपा गया देश को? ये 26 जनवरी 1950 को सौंपा गया, क्योंकि ये शुभ दिन था। सर क्यों था सर? ये देखो, क्योंकि ऑन 26 जनवरी 1930 कौन अवर पॉलिटिकल लीडर्स डिमांडेड पूर्ण स्वराज फ्रॉम ब्रिटिशर्स। अनाउंस कर दिया कि हम पूर्ण स्वराज। चलो अब देखिए ऑन इस दिन क्या किया गया होगा? चलिए इस चीज कुछ जानकारियां लिखे। Why 26 January 1930 is famous? चलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया था? पूर्ण स्वराज इंडिपेंडेंट कर दिया था। INC समझते हो कि नहीं? इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर्ड इंडिया एज पूर्ण स्वराज। डिक्लेयर्ड इंडिया एज पूर्ण स्वराज। इसको नोट करो, हर चीज हर लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। यस। अब आगे देखिए, तो कुछ चीजें अब देखिए। दैट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स 395 आर्टिकल्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ मुख्य बातें। आवर कॉन्स्टिट्यूशन में कितने अनुच्छेद हैं? 395 आर्टिकल्स, पैराग्राफ यानी अनुच्छेद, और 22 पार्ट्स हैं। और कितने शेड्यूल हैं? 11 शेड्यूल है। 12 से 12 है अभी इसको लिखते हैं, उसमें बाद सर, देख लो में 12 है सर। ठीक है लिख लेंगे। एंड 8 शेड्यूल when it was accepted, when it was accepted, जब एक्सेप्ट किया गया, बाद में और बढ़ाया गया। सर शेड्यूल क्या? जैसे अलग अलग पैराग्राफ में भी कुछ अलग अलग से लिखा जाता है ना, उसको शेड्यूल और पार्ट्स कहते हैं। मेन पैराग्राफ कितने हैं? दैट इज 395, फिर उनके पार्ट्स हैं, फिर उसके शेड्यूल हैं, अनुच्छेद, वो सब चीज। अब चलो आगे की बात देखिए। ये बताइए द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारे देश में, जैसा कि रिद्धिमा बता रही थी, सो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज फॉर्म्ड इन 1946। भी आपने कब बताया है ना? किसने बोला? चलो, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब बनाई गई हमारे देश में? इट वाज मेड इन 1946। पहले से ही तय हो गया था। बोलो। 395 आर्टिकल्स, इतने अनुच्छेद हैं। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब बना दी गई थी? देख लो, जब 95 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, ब्रिटिश इस हालत में ही नहीं था कि वो इंडिया पे रूल कर सके, उसके सारे सैनिक मारे जा चुके। उसने कहा था अब खुद अपना देश संभालो, क्योंकि बुरी तरीके से जर्मन और उसकी सेनाओं ने, जर्मन, इटली और जापान ने मिलकर ऐसा बुरा इन लोगों को, लंदन में 75 हवाई जहाज चले गए, ऐसा बम बरसाए कि लंदन ही नहीं रहे। बोलो, बात समझ आया? आप ये समझिए, हिटलर की सेना ने 75 एयरक्राफ्ट से एक साथ भेज दिए थे लंदन में और बम गिरवा। ठीक है, तो अब इस स्थिति में उनको देश तो छोड़ना ही था। जगह जगह जहां जिसका कॉलोनियल रूल था, सब बहुत जगह आजादी मिली, तो भारत को भी मिल गई। सही है? चलो अब देखो, दैट इज इट वाज our constituent assembly, the assembly
who drafted our constitution is called constituent assembly या संविधान सभा। जिसने हमारा संविधान बनाया और जिसने वहां बहस की, उस असेंबली को क्या कहेंगे? The assembly who drafted constitution is called, और इसमें कितने लोग थे? Constituent assembly। It was formed, ये कब बना? जैसे कि सोनल ने बताया, on 1946 and contained 299 members and contained 299 members। धीरे धीरे भारत का आकार बढ़ता चला गया और आज ये 547 मेंबर्स। हमने बताया आपको 547 हो गए ना लोकसभा में, कितने हो गए? 243 यहाँ हो गए राज्यसभा में, और 547 क्योंकि बहुत सारे अलग अलग राज्य जुड़ते चले गए ना भारत में, ये चीज। सो इसमें who was the सर 245 है ना वो? 245 है ना वो? 233 इलेक्टेड और 12 नॉमिनेटेड होते हैं। वो देख ले। सरकार को पता है कि 12 नॉमिनेटेड होते हैं। 233 इलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट। हेलो, नहीं 12 इलेक्टेड प्रेसिडेंट। क्या 233 इलेक्टेड? ये बात सही है। चलो कितने हो गए? अब देखो नाउ बताइए, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? हु वाज द चेयरमैन? शायद से कुछ करके ठीक है, दैट इज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इट्स चेयरमैन वाज डॉक्टर B.R. अभी देखो, चलिए अब हम लोग कुछ और चीजें देखें तो आगे बढ़ें। The people of India directly elect their representative who become the members of Lok Sabha। तो हमारे पास जो लेजिस्लेचर है वो कैसा है? मोनोकैमरल है या कि बाई कैमरल? बाई कैमरल। ये द्विसदनीय सभा है, दो हाउसेज हैं। कौन से बाई कैमरल है? लोकसभा राज्यसभा। बाई कैमरल दैट इज लोकसभा और राज्यसभा। इसका दूसरा नाम क्या है? लोअर हाउस और इसको कहते हैं अपर हाउस। ठीक है, हाँ दैट इज दो चैम्बर्स हैं, दो कैमरल्स हैं, इसलिए इसको क्या कहा जा सकता है? नाउ अभी तक हमने कितनी लोकसभा चुन ली है बताओ? ये अभी जो करंटली रनिंग लोकसभा है वो कौन सी है? 18। तो अभी 17 तक इसके पहले हो चुकी हैं, यानी 17 इलेक्शंस हो चुके हैं। हर 5 साल में लोकसभा में मेंबर्स बदले जाते हैं, और अभी जो करंटली रनिंग है वो 24 में चुनी गई सरकार है, और वो कौन सी है? दैट इज 18। चलो इस चीज को लिखें। सो until now सर 28 के बाद अभी तक बदली नहीं। देखो हमने कितने अभी तक इलेक्शंस हो चुके हैं, ध्यान दीजिए कि नाउ दैट इज जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के कौन से 3 पिलर्स हैं? तो 3 पिलर्स तो आपको पता चल गया। और जो लेजिस्लेटिव है इसके 2 पार्ट्स हैं। ये बाई कैमरल है, द्विसदनीय विधानसभा है, लोकसभा और राज्यसभा।
लोअर हाउस अपर हाउस लोकसभा और एक राज्यसभा। लोअर हाउस अपर राज्यसभा, क्या आप मुझे बताएंगे कि लोकसभा के मेंबर्स को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं कि राज्यसभा के? राज्य दोनों को ही ये ठीक बता दीजिए। इसका भी है क्योंकि ये रही पार्लियामेंट, और जो इसमें बैठेगा उसको क्या कहेंगे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इसमें भी एमपी होते हैं और इसमें भी क्या होते हैं? एमपी। यहाँ तक तुम्हें बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, इनमें ना लोकसभा के मेंबर्स का चुनाव कैसे होता है? सर पीपल इलेक्ट करते हैं। करेक्ट। सर एमएलएस इलेक्ट इलेक्शन होते हैं, इनको पता है। पीपल करते हैं। लगभग 3 आंसर आ गए, सभी सही हैं। यानी इतना आप लोगों ने बता दिया है कि जो हमारे, देखो 3 चीजें आप लोगों ने बताई कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, बोलो। फेडरल स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है? इसका क्या मतलब है? इसमें एक यूनियन गवर्नमेंट होती है, एक कैसी होती है? स्टेट गवर्नमेंट, और एक कैसी होती है? लोकल गवर्नमेंट। यानी हमारा जो, ध्यान दीजिए, हमारी संघीय शासन व्यवस्था, यानी डिफरेंट स्टेट्स आर डायरेक्टली कमिंग अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। इस प्रणाली को क्या कहते हैं? जो 2 लेयर, अगर 2 लेयर ऑफ रूलिंग है, तुम खुद स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी रूल होती हो, तुम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी रूल होती हो। जब हम ही एक ही पब्लिक किसके द्वारा रूल होती हो? तुम पर मुख्यमंत्री का भी शासन है और तुम पर प्रधानमंत्री का भी शासन है। सो सेम पब्लिक इज रूल्ड बाय 2 लेयर ऑफ गवर्नमेंट। इवन वी आर रूल्ड बाय 3 लेयर। इंडिया इतना बड़ा है कि हम लोकल गवर्नमेंट या पंचायती राज सरकार के द्वारा भी। तो पहला वाला कौन सा हुआ बताइए? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट फिर और स्टेट दूसरा? स्टेट और तीसरा? लोकल लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 कौन से अलग अलग वो हैं? दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। और जुडिशियरी। क्या राज्य अपने अलग से कानून बना सकता है? यस हाँ, सर बना सकता है। बना हाँ, सकता है। लेकिन वो संविधान के अंतर्गत जितने नियम है उन्हीं के अनुसार ही कर सकता है अपने राज्य के लिए। ये संविधान के मूल अधिकारों का हनन न करता हो, ठीक है। इट शुड नॉट वायलेट द बेसिक प्रिंसिपल और द फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल, ओके। तो इसलिए क्या स्टेट का भी अपना लेजिस्लेचर होगा? यस सर। लेजिस्लेचर। और इसका एग्जीक्यूटिव भी होगा। और क्या होगा बोलो? एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव और फिर जुडिशियरी। जुडिशियरी। अच्छा बताओ, क्या जोधपुर के लेवल पे जो राज हो रहा है वहां पर क्या हो सकता है? क्या वहाँ लेजिस्लेचर होगा? खुद कानून बना सकता है? नो सर। नहीं बना सकता। नो लेजिस्लेचर। वो क्या होगा? एग्जीक्यूटिव होगा। क्या होगा? एग्जीक्यूटिव होगा और जुडिशरी होगा। अब मुझे ये बताओ कि जो लोग, अब लेजिस्लेचर किसके 2 पार्ट है, कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। और राज्यसभा इसके अंदर भी है। लेजिस्लेचर में ना, अभी बताया नहीं, एक चित्र बनाया था जिसमें 2 वो थे। लोकसभा के मेंबर्स कैसे चुने जाते हैं? मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर बाय जनरल इलेक्शन या आम चुनाव। इनको कैसे चुनते हैं? सर लोग चुनते हैं बाय आम पीपल। चुनाव 5 साल। जनरल इलेक्शंस या लोकसभा इलेक्शन, इनका 2 नाम। क्या नाम है? अच्छा, ये बताओ इस लेजिस्लेचर के 2 हिस्से कौन से? दैट इज विधानसभा और विधान परिषद। क्या नाम है? विधानसभा। और दूसरा नाम क्या है? विधान परिषद। दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली। और दूसरा नाम क्या है? लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली। और दूसरा नाम है लेजिस्लेटिव काउंसिल। अच्छा, इनके मेंबर्स को क्या कहते हैं? MLA। इसके मेंबर्स को क्या कहेंगे? MLA। और इसको क्या कहेंगे? MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। सही है। तो अब हमारे पास, हमारे देश में 3 चुनाव होते हैं। कौन कौन से 3 चुनाव? दैट इज जनरल इलेक्शंस,
असेंबली इलेक्शंस एंड लोकल इलेक्शंस। लोकल का बताएंगे। सही है। लोकल इलेक्शंस होंगे जिसमें वार्ड मेंबर या पार्षद चुने जाएंगे या सरपंच चुने जाएंगे, उसका हम बताएंगे जो उसमें चुने जाएंगे। कौन कौन से 3 इलेक्शन है रिद्धिमा बताओ? जनरल, लोकल एंड असेंबली। करेक्ट, लिखो इस चीज को। सो इन इंडिया देयर आर 3 इलेक्शंस। कौन कौन से इलेक्शंस हैं? लोकल, पहले लिखो असेंबली, जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन का निशान तो दूसरा नाम बताओ। बहुत अच्छा, अंकित भी चौधरी आता है लेकिन उसको भी तो बोलने दो। जैसे कि अंकित ने कहा कि लोकसभा इलेक्शन, बहुत जानकार है, कुछ बता देता है। तो राज्यसभा में फिर क्या होता है? राज्यसभा का अलग से बताएंगे, उसको कुछ लोग चुनते हैं, हम आप नहीं चुनते। अच्छा, दूसरा कौन सा इलेक्शन है? दूसरा असेंबली इलेक्शन। असेंबली। असेंबली इलेक्शन का अंकित दूसरा नाम बताओ। करेक्ट, स्टेट इलेक्शंस। ये सब आज बता रहा है। और तीसरा कौन सा बताइए? लोकल। लोकल। लोकल इलेक्शन। लोकल इलेक्शन से म्युनिसिपल इलेक्शंस भी होते हैं, जो है ना नगर पालिका के, या फिर अलग से जो गांव के होते हैं। तो ये पंचायती राज चुनाव इसको कहते हैं। These are 3 elections। ओके, समझ में आ गई? Yes, sir. ये किसको चुनता है? एमपी को। ये किसको चुनता है? एमएलए को। ये किसको चुनता है? पार्षद या सरपंच। पार्षद कोई वार्ड मेंबर कहते हैं। सरपंच। बोलो, बात समझ आ गई? इतना ही रखो।